बीएससी पार्ट फर्स्ट की आज की क्लास में हम जो है यूनिट सेकंड का पार्ट 1 शुरू करने जा रहे हैं। पार्ट फर्स्ट में मैंने आपको जो है इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स थे उनके बारे में बता दिया है और मैक्सिमम वहीं से क्वेश्चन यूनिवर्सिटी एग्जाम में पुटअप होते हैं। बीएससी पार्ट फर्स्ट के यूनिट सेकंड में पार्ट फर्स्ट में हम जो है द्रव्यमान केंद्र से संबंधित प्रॉब्लम्स को सोल्व करेंगे। तो सबसे फर्स्ट हम लेते हैं द्रव्यमान केंद्र क्या होता है उसको जानते हैं। द्रव्यमान केंद्र सेंटर ऑफ मास, द्रव्यमान केंद्र सेंटर ऑफ मास। तो वह तंत्र जिसमें द्रव्यमान केंद्र वह बिंदु होता है जहां पर संपूर्ण द्रव्यमान को केंद्रित माना जाता है, उसे हम द्रव्यमान केंद्र कहते हैं और ऐसे निर्देश तंत्रों को हम द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र कहते हैं। या यूं कहें कि द्रव्यमान केंद्र एक ऐसा बिंदु है जिसके सापेक्ष उस पिंड के सभी पार्टिकल्स के द्रव्यमान आघूर्णों का सदिश योग या बीजगणितीय योग जो है, द्रव्यमान आघूर्णों का जो बीजगणितीय योग है वो कितना होता है, 0 होता है। उसे हम द्रव्यमान केंद्र कहते हैं। तो द्रव्यमान केंद्र की दो परिभाषाएं आपके सामने हैं कि किसी पिंड का संपूर्ण द्रव्यमान किसी एक बिंदु पर मध्य में केंद्रित माना जाए तो उसे उस बिंदु को क्या कहा जाता है, द्रव्यमान केंद्र कहा जाता है। दूसरा कि उस बिंदु के सापेक्ष या जिस बिंदु के सापेक्ष उस पिंड के सभी अन्य पार्टिकलों के द्रव्यमान आघूर्णों का बीजगणितीय योग 0 होता है, उसे हम क्या कहते हैं, द्रव्यमान केंद्र कहते हैं। जैसे हम मान करके चल रहे हैं कि हमारे पास कोई इस तरह से पार्टिकल है और ये इसका द्रव्यमान केंद्र है। यहाँ अन्य पार्टिकल इससे m1, m2, mn पार्टिकल इस तरह से यहाँ उपस्थित है। ये r1 डिस्टेंस पे है, ये r2 और ये rn वेक्टर सदिश स्थिति सदिश के उपस्थित है। तो ये इसका सेंटर ऑफ मास है। इस पिंड का यदि ये बिंदु P सेंटर ऑफ मास है तो इस बिंदु P के सापेक्ष इन अन्य सभी द्रव्यमानों का कण जो उपस्थित हैं उनके आघूर्णों का बीजगणितीय योग क्या होगा, 0 होगा। अर्थात m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर प्लस डैश डैश mn rn वेक्टर इज इक्वल टू 0। यानी कि हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, समेशन i बराबर 1 to n m i r i वेक्टर इज इक्वल टू 0। यानी कि सभी उस बिंदु के सापेक्ष उस पिंड में उपस्थित अन्य द्रव्यमान कणों के द्रव्यमान आघूर्णों का बीजगणितीय योग क्या होगा, 0 होगा। तो ऐसे बिंदु को हम क्या कहते हैं, द्रव्यमान केंद्र कहते हैं। तो ये कहलाता है आपके द्रव्यमान केंद्र। आगे हम बात करते हैं द्विकण या दो कणों के निकाय का द्रव्यमान केंद्र कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। तो द्विकण निकाय का द्रव्यमान केंद्र, द्विकण निकाय का द्रव्यमान केंद्र। तो हम मान करके चल रहे हैं कि एक निकाय है, एक तंत्र है जिसमें दो कण आपके पास उपस्थित हैं, ये x और y
दो एक्सिस है, यहाँ दो पार्टिकल्स हैं हमारे पास m1 m2। ये 0 तो इसका स्थिति सदिश r1 वेक्टर, इसका स्थिति सदिश r2 वेक्टर और इन दोनों का जो सेंटर ऑफ मास है वो ये सेंटर ऑफ मास हो गया इनका। तो अब हम द्विकण तंत्र के द्रव्यमान केंद्र की बात करेंगे। तो हम मान करके चलते हैं, माना कि एक निकाय में m1 m2 द्रव्यमान के दो पार्टिकल उपस्थित हैं और इनका द्रव्यमान केंद्र Cm है और इनकी स्थिति सदिश मूल बिंदु से r1 वेक्टर और r2 वेक्टर है। तब इन दोनों कणों पर जो परिणामी बल F1 व F1 और F2 दो परिणामी बल लगे हुए हों, तो उस स्थिति में जो बल होंगे संवेग के रूप में, तो F1 जो बल होगा वो होगा dp1 वेक्टर अपॉन dt के रूप में, दूसरा बल F2 होगा dp2 वेक्टर अपॉन dt के रूप में। दो बल हो गए संवेग में परिवर्तन की दर के रूप में, F1 और F2 दो बल हो गए। आगे हम बात करते हैं तो निकाय पर लगने वाला कुल परिणामी बल, तब निकाय पर लगने वाला कुल परिणामी बल F वेक्टर इज इक्वल टू F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर। तो F वेक्टर इज इक्वल टू dp1 वेक्टर अपॉन dt प्लस dp2 वेक्टर अपॉन dt के रूप में ये होगा। तो यहां से d बाई dt, ये यहां से हम कॉमन ले सकते हैं d बाई dt। तो यहां हमारे पास मिलेगा p1 वेक्टर प्लस p2 वेक्टर के रूप में ये इक्वेशन हमारे पास बनती है। और जो संवेग है, संवेग को हम mv द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के रूप में लेते हैं। तो द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के रूप में लें तो F इज इक्वल टू d बाई dt m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर के रूप में हमारे पास ये संवेग आ जाता है। अब जो वेग है उसे स्थिति के पदों के रूप में लिखें तो इज इक्वल टू d बाई dt m1 dr1 वेक्टर अपॉन dt प्लस m2 d बाई dt r2 वेक्टर के रूप में इस तरह से बनेगी। तो d बाई dt को यहाँ से कॉमन लेते हैं तो d बाई dt को एक बार और कॉमन लेंगे तो d स्क्वायर अपॉन dt स्क्वायर m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर के रूप में ये इक्वेशन हमारे पास आती है। m1 r1 प्लस m2 r2, इस तरह से ये दो कणों का निकाय हो गया। तो m1 m2 से इसे हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। m1 प्लस m2 से ऊपर व नीचे गुणा करने पर m1 m2 से इसको हम क्या करते हैं, ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो m1 m2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने पर देखिए क्या मिलता है हमें। तो F इज इक्वल टू m1 प्लस m2 अपॉन m1 प्लस m2
डी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर, m1r1 वेक्टर प्लस m2r2 वेक्टर, ये हमारे पास इक्वेशन यहां बनती है। तो f वेक्टर इज इक्वल टू m1 प्लस m2 डी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर, m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2 के रूप में हमारे पास इक्वेशन यहाँ तैयार होती है। तो f वेक्टर इज इक्वल टू m1 प्लस m2 डी स्क्वायर बाई dt स्क्वायर, और हमारे पास जो ये पद बना इसको हम पूरे को r कैपिटल R सी एम वेक्टर के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल R सी एम वेक्टर। और ये दोनों पिंडों का जो द्रव्यमान है इसको हम कैपिटल M से रिप्लेस करते हैं। तो f वेक्टर इज इक्वल टू कैपिटल M डी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर कैपिटल R सी एम वेक्टर के रूप में हमें ये पद यहाँ फाइंड आउट होता है। तो यहाँ ये तो M तो कैपिटल M तो हो गया दोनों पिंडों का द्रव्यमान, और R सी एम वेक्टर जो हमें फाइंड आउट हुआ, इस R सी एम वेक्टर को तो RCM वेक्टर इज इक्वल टू m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2। इस RCM वेक्टर यानी कि जो सेंटर ऑफ मास है, द्विकर्ण निकाय का जो सेंटर ऑफ मास है उसका स्थिति सदिश RCM वेक्टर के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और द्विकर्ण निकाय का यदि आपको सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करना है तो RCM वेक्टर के इस फॉर्मूले की सहायता से आप उस द्विकर्ण निकाय का सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट कर सकते हैं, द्रव्यमान केंद्र फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में इससे आगे के टॉपिक्स लेंगे। थैंक यू।